सभी 12वीं आर्ट और 12वीं साइंस सीडी सभी छात्रों को नमस्ते। हम एक नया पाठ शुरू किया था इसके पहले और उसका कुछ हिस्सा आज बाकी है। शुरुआत इस पाठ की हमने इस समय की थी, यानी कि एक नारी ने अपने खुद की बेटी के जो अवस्था है, जैसे मैंने थोड़ा सा शुरू करने के पहले कहा था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, लेकिन सबसे एक अलग अवस्था जो है किशोरावस्था। इन किशोरावस्था में चाहे लड़की हो लड़का हो, इसका मन ये कैसा रहता है, चंचल रहता है। और चंचल होने के नाते उन चंचल ऐसी भावनाओं को लेखिका ने ध्यान में रखकर कि कभी कभी चंचल यानी कि सुंदर ठीक है, थोड़ा सा आनंदित हो, लेकिन हद से ज़्यादा आनंदित भी ना हो, हद से ज़्यादा कभी कभी अलग सा भी न हो। अपने मन को नियंत्रण रखकर जो कार्य करता है वही जीवन में सफलता पाता है। आशा रानी होरा ने यानी कि सुनो किशोरी इस पाठ के अंदर हमें ये उपदेश दिया है, या आपको ये उपदेश दिया है कि लेखिका की जो भी सुपुत्री है, यानी कि लड़की है सुगंधा, समझो 10वीं पास होने के बाद कभी कभी कॉलेज की जीवन में आती है, और जीवन में आने के बाद कभी कभी शायद जो शब्द जैसे मैंने कहे थे कि आप हमेशा एक बात के भूखे रहते कि जिस अवस्था में आप चाहते हैं स्नेह, आत्मीयता, प्रेम, लेकिन लेखिका की जो पुत्री है सुगंधा, कॉलेज में आने के बाद शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि उसकी उम्र युवा अवस्था में है, और युवावस्था में होने के नाते सहज एक सहपाठी दोस्त के प्यार में वो अटक जाती है। लेखिका ने कहा कि जिस समय हम ये फैसला करने लगते हैं ऐसे समय हमें ये बात का भी ध्यान होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में आने वाली जो समस्या है, जैसे आप हमेशा कहते कि प्यार होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि प्यार अलग अलग तरह का है, चाहे आपको प्यार मिले, चाहे माता का, पिता का, कहीं आपके गुरुजनों का, कहीं आपके बुजुर्ग माता पिता, मामा काका इनका, इसके अलावा कहीं एक प्यार है किसने आपके उम्र के अनुसार। लेकिन लेखिका की माँ ये सोच रही कि पत्र के सहारे अपने बेटे को ये सलाह दे रही कि अगर इस उम्र में अगर कई बच्चों के मन में कैसे रहना चाहिए, युवावस्था में कैसे बोलना चाहिए, कैसे खान पान पद्धति करना चाहिए, ये थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, पाश्चिमात्य देशों का अनुकरण करने की वजह से हम सही हमारे जीवन के कई मूल्यों को छोड़कर कई गलत ऐसे मूल्यों को धारण कर रहे हैं। और ये धारण करते समय में इस बात का ध्यान नहीं कि हमें वो नहीं करना चाहिए, यही अपने बेटे को पत्र लेखन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही है आशा रानी होरा। इस पाठ का कुछ हिस्सा, इसके पहले कुछ दिन मैंने आपको आधा लिया था, आज बचा हुआ जो पाठ है उन बचे हुए इस पाठ को आज पूरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। पेज नंबर 42 पर चल रहे थे हम। मुझे लगता है कि पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति और परंपरा को ठीक से समझाने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि ये बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वो अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। मतलब लेखिका की माँ पत्र लेखन के माध्यम से अपने बेटे को समझा रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जैसे एक पेड़ है, इस पेड़ के जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, ये सभी के सभी कौन सह लेता है। जैसे जिस पेड़ की जड़ें, मराठी में आपको मालूम होगा जैसे मूल कहते हैं, लेकिन मैं हिंदी में कह रहा हूँ, उसकी जड़ें क्या करते हैं, पूरे उस पेड़ का भार सह लेते हैं। लेखिका को समझा देने का कि भारतीय नारी की लड़के या लड़कियाँ, इनको भी ये समझ में आना चाहिए कि पूरा जीवन क्या है, केवल हंसना ही जीवन नहीं, प्यार ही जीवन नहीं है, बहुत बातों का नाम जीवन है। और ये बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि जैसे आज सभी करो लेकिन जीवन सफल बनो। क्या करो? सभी करो लेकिन जीवन सफल बनो। इसका अर्थ क्या होता है? हंसो, खेलो, कूदो, लेकिन संस्कारित बनो। उसके बाद में जीवन में कहते कि जीवन पूरा कैसे होता है,
कि जीवन अगर सफल बनाने का है, पाना है तो खोना है, खोना है तो पाना है। इसी हिंदी की पंक्तियों को हम सामने रखकर क्या करते हैं कि जीवन में अगर हमें जीवन में अगर हमें कुछ अपने पैरों पर बनने का है तो हमें मेहनत करना पड़ेगी। कि जिस तरह एक माँ और इस माँ से इस माँ से हम क्या करते हैं, समझो छोटे बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हमें आचार विचार रहन सहन संस्कारित और माँ जैसे सुसंस्कारित रहती है उसे अपने लड़के और लड़कियां को अक्सर तौर पर लड़कियां को सिखाती है कि कहीं उसका पैर कहीं गलत न गिरे। ऐसी उसकी धारणा इस पाठ के माध्यम से उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। या तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वही सीमा रेखा को समझ नहीं पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्य के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे आधार लिए मूल्य से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। मतलब लेखिका ये कह रही है, लेखिका अपने युवा पीढ़ी के बारे में अपने ख्याल विचार बता रही है कि जैसे जीवन के मूल्य इसका अर्थ पैसा मत लगाओ, तत्व है। जैसे नैतिक मूल्य, अब नैतिक मूल्य इस जगह पर लेखिका ने अर्थ क्या लगा है कि विश्व है और इस विश्व के अंदर देश है। विश्व के पीठ पर अगर 185 देश है, कोई कहता है 200 है, इन सभी देशों की संस्कृतियाँ और इन सभी देशों की संस्कृतियाँ और उन संस्कृतियों का मूल्य, नैतिकता, ये सभी ने क्या करना चाहिए, उसको संभाल कर जतन कर रखना चाहिए। लेकिन आज हम भारतीय होकर भी पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। अब आप पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, ये सभी बातें, क्या रहन सहन है, नौकरियाँ है। लेकिन पाश्चिमात्य देशों के अंदर जो नारी नौकरी करती है वही नारी का अगर हम अनुकरण करेंगे तो भारत की संस्कृति के लिए उतना शोभा नहीं देगा। अगर समझो सभी नारियाँ ने कहने के बजाय समझो सभी माता ने अपने बच्चों को अगर अपने जैसे संस्कार सिखाए तो कभी कभी संस्कार के अंदर शायद उसकी अवस्था, उसका जीवन, उसका सभी सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन कभी कभी युवा पीढ़ी अपने माँ और पिताजी का मानती नहीं। लेखिका को ये कहने का पत्र के माध्यम से कि शायद अगर माँ का नहीं माना तो कई चाची का, कई चाचे का, कई अपनी सहेलिया का, लेकिन एक नैतिकता समाज के अंदर उन्हें निर्माण करना चाहिए, ऐसे लेखिका का कहना है। सुनो, मतलब लेखिका कह रही है लड़की को अपने, सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकना होगा। अब नया स्थान यानी कि जैसे नया स्थान यानी कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना, उसे एक स्थान कहेंगे। लेकिन स्थान निर्माण करते समय आदमी को क्या करना पड़ता है कि जीवन में मेहनत करना पड़ती है, जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ये ध्यान में रखना चाहिए कि भूतकाल में निकाले हुए दिन कभी कभी वर्तमान काल में नहीं भूलना चाहिए। यही नैतिकता का एक आधार है। अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होंगी। ये पगडंडी काटने का साहस नहीं पहले ज़रूरी है। ये चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देंगी। यानी कि लेखिका का कहना यह है कि हम युवावस्था में आ गए, इसका अर्थ बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। जीवन के रास्ते कितने हैं, जीवन के जो पगडंडी, इसका अर्थ रास्ता। जीवन के रास्ते ढेर सारे हैं, लेकिन उस ढेर सारे रास्ते में से हमें एक रास्ता चुनने का है कि जो हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करे। तुम अपनी सहेली रचना को ये समझाने की क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। और एक ही झटके में यूं ही टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वो प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़रूर हो तो सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब आशा रानी होरा ने अपने बेटे को ये सलाह दी, जैसे क्रांति, ये शब्द दो है। क्रांति इसका अर्थ है बलिदान। मतलब कभी कभी समाज में क्रांति कब पैदा होती है, ये तो मतलब
अत्याचारी की तरफ से अत्याचार अगर होते रहे और अत्याचार सहने वाला अगर अत्याचार सहता रहा तो अत्याचार सहने वाले की हद जिस समय समाप्त होती है ऐसे समय समाज के अंदर क्रांति पैदा होती है। लेकिन यह अर्थ है ऐतिहासिक, यह अर्थ हुआ बलिदान का। क्या बलिदान कवित्री ने यहाँ पर क्रांति शब्द के अंदर अर्थ क्या लिया है? तुम अच्छा कार्य करने के बाद तुम्हारा अच्छा कार्य करने के बाद तुम तुम्हारे जीवन की एक नाव उज्ज्वल करो, ये क्रांति। और ये क्रांति जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होता तब तक तुम्हें कार्य करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी युवावस्था में बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि बार ये पाठ इस तरह का है कि युवावस्था में ऐसा होता है कि पढ़ाई तुम 12वीं की कर रहे हो लेकिन तुम्हारे स्वप्न कुछ और है। हवा में उड़कर स्वप्न देखना ये मूर्खता है। धरती पर पैर रखकर अगर तुम स्वप्न देखते होंगे परिस्थिति के जैसे तो इसमें सफलता पा सकती है। और लेखिका ने अपने बेटी जो सुगंधा है, इस सुगंधा की थोड़ी सी सलाह दी कि अगर उन्होंने 12वीं पास की फर्स्ट ईयर में चली गई, इसका अर्थ बहुत ही बड़ी हो गई है नहीं है, तो उन्होंने अपने जीवन की स्टेप को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने जांचे परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपने पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियां गलतियां ने भी उनके दोस्तों में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई ये कथित क्रांति न कठिन होंगी न सफल। मतलब लेखिका ने इस जगह पर एक बात बताने की कोशिश की है कि लेखिका ने ये बताने की कोशिश की कि जैसे दोस्ती, चाहे वो दोस्ती केवल दो मित्रों की होती है ऐसा नहीं, कभी कभी एक लड़का और एक लड़की की भी दोस्ती होती है। लेकिन ये दोस्ती का रिश्ता निभाते समय दोनों के विचार, दोनों के आचार, दोनों के ख्याल एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं क्या, एक दूसरे की तरफ से कुछ लेने देने को आता है क्या, मतलब विचारों के माध्यम से। कि जैसे पढ़ाई में जैसे ये प्रथम वर्षों को लड़का ही प्रथम वर्षों को अनजान में केवल प्यार ही होना चाहिए ऐसे नहीं है, सभी बातों की देवान घेवान उसमें अगर हो गई तो दोनों की भी जिंदगी संवार सकती है। ऐसे आशा रानी हो रहा का कहना है। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इस बीच में कि पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए सुई को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का सफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतने जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। ये तो ज़िंदगी का आम फैसला है। हर व्यक्ति को जीवन में आने के बाद हर व्यक्ति को जीवन में आने के बाद फैसले करना पड़ते हैं। लेकिन फैसला इसका अर्थ सोच समझकर किया हुआ फैसला जीवन अच्छा बनाता है। लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ फैसला कभी कभी क्या हो सकता है, परेशानी में डालता है। अब तुम इस युग के युवा पीढ़ी के लड़कियां हो लड़के हो तो लेखिका को ये कहने का है कि जल्दबाजी 12 में चाहे जल्दी शादी का फैसला किया, नई नौकरी लग गई, खेतों में काम करना पड़ेगा, फंस सकते हैं, दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे समय दोनों भी सुंदर पढ़ाई करो, अच्छी परीक्षा दे दो, उस परीक्षा में सफल हो जाओ। कभी लड़का सफल हो जाएगा, कभी लड़की हो जाएंगी, लेकिन दोनों का जीवन भी उज्जवल बन सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं या युवा पीढ़ी क्या करती है, अच्छे संस्कार अगर बताएं तो अच्छे संस्कार अगर बताएं तो अच्छे संस्कारों को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और कभी कभी एक आधी बार वो गलत अर्थ लगाते थे, क्या सर तुम किरकिर लगाते, क्या ये बता देते। हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने में एक दिशा आपको देना है कि भाई जीवन में आने के बाद तुम हंसो खेलो कूदो मौज मस्ती करो। ये अर्थ क्या है कि जीवन की कई युवा समय स्टेप है, एक दूसरे के साथ बात की, लेकिन विचारों की बात की तो जीवन सफल बन सकता है। लेकिन विचारों की बात न कर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे प्यार करते, ये अगर शब्द इस्तेमाल किए, ये चौरा है। इनमें से क्या हो सकता है, मन पर गहरा आघात होकर
अच्छा अच्छा जो जीवन में स्टेप बनाने की है वो स्टेप हमारे जीवन की ख़त्म होती है। और लेखिका ने ये कहा कि निश्चित हर व्यक्ति के जीवन में क्या आता है, एक दिन आता है कि सांसारिक युग से मतलब सांसारिक युग में जाना ही पड़ता है, जैसे अकेले बैचलर है ये जीवन छोड़कर उसमें, लेकिन फैसले ज़रा सोच समझ कर करो। कौन से फैसले, चाहे वो विचारों के हो, शादी के हो, नौकरी के हो, चाहे कौन सी बातों को। यूं ही उटक पटक मैं शादी करना चाहता हूँ और ज़िंदगी भर खेत के अंदर के दस्तखत उठाना पड़ेंगे, तो ये जीवन नहीं है। तो ऐसे फैसले न हो। मैं समझाती हूँ कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी शैली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी है। दोस्तों से मतलब लड़के लड़कियों को सभी को विनती कर रहा हूँ कि कभी कभी हम भी आपको कभी कभी गुस्सा करते हैं। गुस्सा इस बात के लिए करते हैं कि तुम्हारा जीवन अच्छा बनाओ। चाहे कभी कभी लड़के लड़कियाँ माता पिता का नहीं सुनते, कभी स्वरूप का सुनते, लेकिन हम आपको या माता पिता या बुजुर्ग व्यक्ति क्या बताएंगे कि देखो भाई तुम्हारे जीवन एक ही बार आता है, हंसो खेलो। इसका अर्थ जीवन में सभी बातें हैं, सुख है दुख है, ये सभी बातों पर मात कर तुम तुम्हारा जीवन सफल बनाने की कोशिश करो। लेकिन कभी कभी कुछ लोग एक बातों से सुनते और दूसरी तरफ वो छोड़ देते हैं। कवित्री ये कहती है यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी शैली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। और एक सलाह देने की हमें दोस्तों कि जीवन कब तुम बाल्यावस्था में रहते, कब किशोरावस्था में आते, कब वृद्धावस्था में प्रौढ़ावस्था में जाते, ये पता नहीं लगता। थोड़ा ध्यान रखो। इसलिए अवस्था के अनुसार अगर मैं एक सर होने के नाते अगर मेरी कोई गलती हुई तो मैं आपको पूछूंगा, मतलब अगर गलत कुछ पढ़ा रहा हूँ कुछ बता रहा हूँ तो पूछूंगा। वैसे तुम्हारा भी कुछ ना कहीं कोई छोटी बात नहीं है या उसे अपमान है ऐसा मत समझो। जीवन में आगे जाने के लिए अगर जीवन जीते समय अगर कई अच्छे अच्छे विचारों के लोग, संस्कार के लोग अगर आपको मिले तो संस्कार के लोगों की तरफ से थोड़े से विचार ले लो। लेकिन विनती है कि गलत लोगों के संगति में या गलत लोगों के संस्कारों में मत जाओ। ऐसा भी कवित्री का मेरा आपको कहना है कि जैसे वो पत्र के माध्यम से कह रही है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं भी आपको सलाह देता हूँ क्योंकि तुम आखिर हमारे कॉलेज के हो, हमारे बच्चे हो, इसलिए तुम भी तुम्हारा ये जीवन सफल बनाने की कोशिश करो कि अगर कोई अच्छा बताता है तो अवश्य लेना, गलत है छोड़ दो। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने की बात नहीं बनेंगी, बिगड़ जरूर जा सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वो तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, इसलिए संभाल कर बात करनी होंगे और सूझबूझ से बात संभाली होंगी। मतलब लेखिका की माँ, मतलब ध्यान में रखो दोस्तों, पाठ का नाम है सुनो किशोरी। मतलब आशा रानी हो रहा अपने खुद के बेटे को पत्र के माध्यम से ये उपदेश दे रही है। देते समय कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चे क्या करते, कभी कभी अपने माँ बाप की बात का गुस्सा मानते। ठीक है हमारा गलत है, तुम तुम्हारे दोस्तों से, सले से, कहीं तुम्हारे चाचा चाची कहीं दूर के, उनके विचार ले लो, लेकिन कमियाँ मत मानो। हो सकता है कि अनजाने में कभी कभी माता पिता गुस्से से आपको कुछ कहते हैं, इसलिए कहते हैं तुम अगर गलत कर रहे होंगे तो। लेकिन इसका अर्थ हमने भी बहुत सारा तुम्हें बताना चाहिए और तुमने भी बहुत सारी बातें सिर के अंदर पकड़ रखना है, कुछ लेना चाहिए कुछ छोड़ देना। जीवन की विशेषता क्या है, जीवन इसी का नाम है। जैसे जीवन आपको मालूम है ना, मतलब कठोरता है तो मधुरता है, सुख है तो दुख है, सभी बातें जीवन में। इसलिए माता पिता की कुछ बातें ध्यान में रखो, कुछ छोड़ो, लेकिन जीवन की जो दिशा या जीवन की जो स्टेप रखी है उसे विनती कर आप छोड़ो मत, ऐसे लेखिका का कहना है। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ का है, उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभाल कर चलने के लिए संस्कार नहीं दिए गए हैं। ये उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युग के प्यार में भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उससे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है कि जब पानी सिर से गुजर जा चुका होता है। मतलब देखो दोस्तों, लेखिका ने सुंदर ऐसा अपने बेटे को बताते समय तुम्हें बताया, इनमें केवल लड़कियों को नहीं है तो लड़कों सभी युवा पीढ़ी को क्या बताया कि सुंदर ऐसे ढंग से
कि सर ने पढ़ा इसलिए सर के दोष है, तुमने बराबर सुना नहीं इसलिए तुम्हारे दोष है, ये ज़रा निकाल दो। तुम ठीक ध्यान लगाकर मन लगाकर क्या करो, दोष किसी का नहीं होता है। और जीवन में दोष रहने के बाद ही मनुष्य क्या करता है, सुधरता है। दोष अगर दोष ही नहीं होते तो आगे जाना तो मुश्किल होता है। लेखिका ने युवा पीढ़ी को सलाह देते समय क्या हो सकता है कि एखादा व्यक्ति समय, आपको मालूम है ना, अपने हिंदी के अंदर कहते हैं समय निकल कर जाने के बाद फंसाने से क्या फ़ायदा है। मतलब क्या अर्थ होता है, एक आधी जगह पर तुम निशाना पकड़ रहे लेकिन निशाना नहीं लग गया, तो बाद में वो आदमी दुश्मन ने मारा तुम्हें मारता है। फिर यही कहावत उन्होंने क्या कही है, कमान में से तीर निकल कर जाने के बाद फंसाने से क्या फ़ायदा है। तो उसे कवित्री को तुम्हें सलाह देने की है, सलाह यह है कि भाई उम्र में तुम्हारी युवा है, निश्चित लड़के लड़कियाँ बात करो, दोस्त के साथ बात करो, वैचारों की करो, आचार विचारों करो, जीवन सुंदर बनाने की। लेकिन कहीं उम्र हो गई और नौकरी न लग गई, और नौकरी न लगने के बाद कभी कभी आपको मालूम है जीवन में क्या होता है, लड़की की भी उम्र अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो शादी कोई नहीं करता, लड़कों की भी ये हाल है। कभी हम फंस न जाए हमारे जीवन के स्टेप में। कौन से स्टेप, कि जैसे युवावस्था में आदमी को अपना खुद का कैरियर, आदमी को अपना खुद का कैरियर बनाते समय मनुष्य को, लड़के लड़कियों को अपने पास के अपने जीवन का सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास का इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ाई के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, आचार विचारों के माध्यम से मनुष्य का सुंदर ऐसा सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन कई बच्चों को, कई लड़के लड़कियाँ कोई बात है क्या चुनती है, लेकिन वक्त निकल कर जाने के बाद फंसाने से फ़ायदा क्या है। एक बार अगर तुमने कम उम्र में शादी की, बच्चे हो गए, बच्चों को खाना पीना नहीं खिलाया, तो बाद में तुम दोस्तों के साथ किसी के सामने कहते यार शादी पहले झंझट में नहीं फंसना चाहिए, कभी कभी पहले कमाना चाहिए, बाद में ये करना चाहिए। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त आज़ादी के नाम पर वसुओं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में मैं अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके भटकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसी ही यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा, उल्टे तुम्हारे दोस्ती में दरार आ सकती है। अब यहाँ पर कवित्री क्या बता रही है, मुझे दोस्तों से विनती करने की है कि जैसे ये तुम 10वीं से जैसे 11वीं में आते थोड़ी सी उम्र अबोध रहती है, अलर्ट रहती है। अब जैसे 12वीं पास हो गए इसका अर्थ तुम ग्रेजुएट हो गए, मतलब जैसे BA BSc BCom, ऐसा नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कभी कभी अपने जो भी चाहता है आपको उसके सभी बहकाव में मत आओ, क्योंकि आपको मालूम है कि मनुष्य क्या करता है, बहुत प्रतिशत झूठ बोलता है और कुछ प्रतिशत सच बोलता है। हम क्या करते हैं, सच कितना प्रतिशत ये ढूंढते नहीं, हम क्या करते हैं, सच कितना प्रतिशत ये ढूंढते नहीं, लेकिन गलत कितना है वो बहकाव में आकर हम क्या कहते हैं, वो कहता है मेरे पास 300 एकड़ खेती है, तो मुझे लगता है मेरिज हो जाएंगी। ये जो तुम्हारे बहकाव है, कवित्री ने कहा जरा इसे छोड़ो। मतलब अपने जो सहपाठी होने वाला है उसका सही कैरियर, उसका सही जीवन कैसा है ये पहले देखो, और उसके बाद में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तुम उन बातों की तरफ आकर्षित हो जाओ। ऐसी आशा नहीं हो रहा उनके बेटे को, युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियों को सुंदर सलाह दे रही है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अब कभी कभी कहते हैं ना, संगति, अच्छे दोस्तों के साथ संगत रहो, मतलब उसके ख्याल भी लेने को आते हैं, अपने ख्याल भी बताने हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम दूसरे संगति में रहते हैं और फिर जीवन भाग जाता है। इसलिए सहेली दोस्त कैसे है ये भी देखना जरूरी है। अगर लगे कि वो अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। तो जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्या पर माँ से खुलकर बातें करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ ये योग्य न हो तो वो अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। ये भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत या सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या से अकेले से जुड़ने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही ऐसे समय वो तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा को देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना।
उसका मुड़ देखकर उसका मन टटोलना और उसे प्यार से समझाओ। आशा रानी होरा इस पाठ की लेखिका क्या समझा रही है? युवा पीढ़ी को शायद जो अवस्था है किशोरावस्था, उस किशोरावस्था में बार बार सलाह दे रही है। उनका कहना है, माँ ने अगर अपने बेटे को खत में लिखा है कि देखिए बेटे, उम्र के साथ तुमने अच्छा रहना चाहिए, एक सलाह दी एक वाक्य के अनुसार, लेकिन माँ के खत का जवाब जल्दी लड़की देती नहीं। अगर ठीक है, माँ को क्या लगता है हमारे बच्चों ने खुलकर घर के अंदर रहना चाहिए, जो उसके मन के अंदर जो कठिनाई है, अब समस्या है, दुखी है, वो सभी बातें बताना चाहिए। लेकिन अक्सर तौर पर लड़के या लड़कियाँ क्या करती है, अक्सर तौर पर लड़कियाँ अपने माँ और पिताजी, भाई बहनों घर के अंदर खुलकर बोलती नहीं है, लेकिन बाहर वो किसी को बोलती है। लेखिका को ये कहने का है, ठीक है, अगर घर के अंदर तुम माँ और पिताजी को नहीं बताते, भाई बहनों को नहीं बताते, तो अपने लेकिन अच्छे संस्कार के सहेली को, एक आधी चाची को, एक आधी भोजर गुरोनी को ये व्यथा बता दो। कौन सी व्यथा बता दो कि अगर मैं BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ और मुझे किसी लड़की से प्यार है, तो इस प्यार से कोई बाधा आ सकती है क्या, वो क्या हल कर सकती है क्या, ये समस्या उनके सामने तुम रखो और उस समस्या को दूर करने की कोशिश करो। ऐसे आचरण में हो रहा इस पाठ के माध्यम से कह रही है। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनती है, तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दूंगी तो वह टूट जाएंगे। अकेले पढ़कर वो उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेंगी। जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो, यहीं पर तुम्हारी धैर्य का और संयम की परीक्षा है। आशा रानी होरा ने युवा पीढ़ी को सलाह देते समय अपने बेटे का और उसका उदाहरण देते समय क्या कहा है कि हर बात जबान से आगे चले जाने के पहले सोच कर बोलना चाहिए। मतलब कैसे, हर बात जबान से चले जाने के बाद सोच कर बोलना चाहिए। इसका अर्थ उन्होंने किस ढंग से लगाया कि एक बार कभी कभी हम जीवन में उब गए, वो उब जाने के पहले तो कई स्टेप पकड़ो। अच्छे रहो, अच्छे खाओ, अच्छे बोलो, अच्छे संस्कार सुनो। मतलब जो हमारे जीवन के लिए अगर अच्छा कोई देता है तो मानो हम उस जीवन के कई स्टेप से दूर नहीं चले जाएंगे युवा पीढ़ी। ऐसे आशा रानी होरा इस पाठ्यक्रम के माध्यम से कह रही है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती है। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती है हो या आगाह कर सकती है। मतलब कभी कभी अपने जैसे लेखिका ने कहा ये बातें बताओ, क्योंकि जीवन चुप रहने के लिए नहीं, चाहे लड़का हो लड़की हो। अगर आप जीवन में कहीं तुम्हारे जीवन में बाधा आ रही है तो खुलकर अपने सहेली दोस्त को ये बातें मतलब जहाँ अटक रहे प्यार के बारे में तुम, तो वह वहाँ बताओ। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा है, अड़िंग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक परीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती है। ऐसे एक आशा रानी होरा इस पाठ के लेखिका क्या कर रही है, एक लड़का है लड़की आपस में बातें कर, इसका अर्थ प्यारी है ऐसा नहीं। जीवन कैसे बनाने का ऐसा अर्थ निकलता है। मतलब एक लड़की का अगर एक लड़के से कई स्नेह बन रहा है, प्यार बन रहा है, लेकिन इन दोनों को ये सलाह दे दो, इन दोनों को ये भी सलाह दे दो कि देखो भाई, दोनों भी अच्छी पढ़ाई करो, तुम दोनों भी निर्दोष हो, किसी झंझट में नहीं है, आप दोनों भी अपने पैर में खड़े रहने तक जरा जो बातें तुम अभी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करें, नहीं, पैर पर खड़े रहने के बाद धीरे धीरे जीवन को जमाओ और सुंदर ऐसा जीवन तुम बना दो। ऐसी सलाह उनको दे दो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को इस समझ लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये तुम्हारी सोच समझ की परीक्षा होंगी। और एक बात ये मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी को इसलिए दी जा रही, ये सलाह कोई कि माँ अपने पुत्रों को भी देंगी। ये बात है बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी देना या दूंगी न। मतलब आशा रानी होरा ने, सुनो सभी दोस्तों, आशा रानी होरा ने इस पाठ के माध्यम से हमें सलाह क्या दी है कि चाहे लड़का हो या लड़की, माँ क्या करती है, उनसी माँ समान रूप से अपने बेटे को प्यार करती है। लेकिन समान रूप से प्यार करने के बाद भी बच्चे क्या करते कि
अपने माँ को अपना सुख या दुख, लड़कियां कभी सुख दुख नहीं बताती है। तो उनका ये कहना है कि लड़कों या लड़कियां ने अपना सुख दुख अपने माँ बाप को बताना चाहिए। मतलब कौन सा बताना चाहिए? अगर एक लड़की एक लड़के को चाहती है तो माँ के पास ये बताना चाहिए कि माँ, ये लड़का मुझे अच्छा लगता है। तो माँ उस पर यही बातें बताएंगी। क्या बताएंगी? देख बेटा, पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारा शिक्षण जब पूरा हो जाएगा और जब भी तुम तुम्हारे पैर पर खड़े रहने के लिए तैयार है दोनों, तो कौन सी माँ या कौन से पिताजी या कौन सा भी एक सुसंस्कृत व्यक्ति क्या बताएंगा? जोड़ा अच्छा है, इनकी शादी होने दो, इनका जीवन उज्जवल होने दो, ये सलाह देंगी। लेकिन ये बातें न कर कर अगर तुम केवल उलट पुलट की बातें करेंगे तो जीवन दोनों का भी बह जाएगा। और इसलिए आशा रानी हो रानी इस पाठ के माध्यम से युवा लड़के और लड़कियां को सलाह दी कि बाबा, फैसले जीवन बनाते समय कई बातें ध्यान में रखकर तुम जीवन में आगे चले जाओ, तुम्हारा सुंदर ऐसा जीवन उज्जवल बनाओ और अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। ये सलाह देते समय यहाँ पर सुनो किशोरी, ये जो पाठ है आशा रानी होरा ने लिखा है, ये पाठ यहाँ पर मैंने पढ़कर थोड़ी सी जानकारी देकर यहाँ पर समाप्त होता है। और सभी बच्चों को ये कहता हूँ कि हम भी किताब देखकर या बोलते हैं गई छोटी मोटी अगर एक आधी गलतियाँ होती है तो वो गलतियाँ कभी कभी समझकर आप ले लो, क्योंकि समझना एक समझ है। मेरी आवाज़ अगर जल्दबाजी में है, एक आधा शब्द समझ में है, तो यहाँ पर एक शब्दों का कभी कभी प्रश्न नहीं आता, वो सारांश है। वहाँ पर सजाल कई कारण बताने के ऐसे प्रश्न तुम्हारे रहेंगे, तो आप समझ कर ले लो। और आपने ध्यान से सुने, उसके लिए सभी साइंस के आर्ट के बच्चों को मैं धन्यवाद मानता हूँ। यहाँ पर मैं ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।